नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन 10 जनरेटिव बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। वाह, ये तो बड़ा ही रोमांचक विषय है। तो बिल्कुल, ये पॉलीमर्स कैसे कन्वेंशनल प्लास्टिक्स की तुलना में बेहतर हैं? देखिए, ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स यानी कि वही प्लास्टिक जो हमारे ओशंस में लैंडफिल्स में जमा हो रहे हैं, वो सदियों तक डिग्रेड नहीं होते, बल्कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स में बदल जाते हैं। लेकिन हाँ, सही कहा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स नेचुरली डीकम्पोज हो जाते हैं। मतलब ये पर्यावरण के लिए वरीयोजित विकल्प हैं? बिल्कुल, यानी कि पीएलआई जैसे पॉलीमर्स जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कॉर्न स्टार्च से बनते हैं, वो कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी काफ़ी कम करते हैं। या और इनका इस्तेमाल फूड कंटेनर्स, बेवरेज क्यूब्स और कई पैकेजिंग आइटम्स में किया जा रहा है। अच्छा, तो पीएलआई है वर्सेटाइल फ्रंट रनर। अब बाकी पॉलीमर्स में क्या है नया? अलावा इसके बैक्टीरियल प्रोड्यूस्ड पीएचएस भी हैं जो इम्प्रेसिव ड्यूरेबिलिटी देते हैं। पीएचएस बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होती हैं जब राइट। उन्हें स्ट्रेस होता है, और इन पॉलीमर्स को मेरीन एनवायरनमेंट्स में भी डिग्रेड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ, यानी अगर ओशन में फिसल जाएं तो भी जल्दी नष्ट हो जाएं। ये एक बड़ा फायदा है, खासकर उन प्रोडक्ट्स के लिए जो मरीन लिटर का कारण बनते हैं। ठीक कहा आपने। और इसके बाद थर्मोप्लास्टिक स्टार्च की बात करें तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। मतलब कि प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्च नहीं आता। ये क्रॉप्स जैसे कॉर्न, पोटैटोज़ से आते हैं। मैन्युफैक्चरर्स इनके ब्लेंडिंग बिल्कुल। टेक्नीक से इन परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं। पर कुछ लिमिटेशंस भी तो है ना। उदाहरण के लिए पीएलआई का हीट सेंसिटिविटी इश्यू। बिल्कुल, पीएलआई को ठीक से डिग्रेड करने के लिए इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग कंडीशंस की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी, प्रॉपर माइक्रोबियल एक्टिविटी आदि। इसकी ब्रिटलनेस और एक 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट कुछ एप्लीकेशंस के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ट्रू। लेकिन रिसर्चर्स इन पर काम कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स के ब्लेंड से प्लास्टिसाइजर्स जोड़ना। ये तो साइंटिफिक चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि कॉस्ट फैक्टर भी ग्रेजुअली कम हो रहा है ना? बिल्कुल, पहले बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का कॉस्ट ट्रेडिशनल प्लास्टिक से 50 से 100% ज़्यादा था, लेकिन अब वो प्रीमियम सिर्फ 10 से 30% तक आ गई है। सही, मच में। और साथ ही रेगुलेटरी टेलविंड्स जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन्स भी मार्केट अडॉप्शन को बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सेल्यूलोज बेस्ड पॉलीमर्स की चर्चा करें। ये तो प्रकृति से सीधे आते हैं ना? जी हाँ, सेल्यूलोज बेस्ड पॉलीमर्स सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री से आते हैं। ये न केवल बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बल्कि क्लियर फिल्म्स भी प्रदान करते हैं, जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और रिसाइकलिंग बिल्कुल। में भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। पीबीएस भी है, जो ऑलमोस्ट पॉलीएथिलीन्स जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है, पर साथ में डिग्रेडिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। सही बात है। पीबीएस ऐसा बैलेंस प्रोवाइड करता है, यानी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ साथ जैविक रूप से डिग्रेड भी हो जाता है। फार्मर्स और रिजिड कंटेनर्स में इसका उपयोग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब स्पेशलाइज्ड परफॉर्मर्स में से पीसीएल की क्या कहानी है? पीसीएल की लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण मैन्युफैक्चरर्स को एनर्जी की बचत प्रदान करता है। इसके लो टेम्प प्रोसेसिंग एडवांटेजेस मैन्युफैक्चरर्स को सेंसिटिव एडिटिव्स के साथ ब्लेंड करने में मदद करते हैं, यानी इसकी सही में। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ब्लेंडेबिलिटी इसे विशेष एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाती है। और एल्गी बेस्ड बायोपॉलिमर्स का भी तो कमाल का पोटेंशियल है ना? ये कार्बन नेगेटिव प्रोडक्शन के साथ पैकेजिंग बनाते हैं जो CO2 भी अब्सॉर्ब करते हैं। बिल्कुल, एल्गी बेस्ड बायोपॉलिमर्स तो पर्यावरण के लिए जैसे एकदम ही ओशंस गिफ्ट हैं। इनकी वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ विदाउट एडिशनल केमिकल्स काफ़ी यस, रिमार्केबल हैं। एग्जैक्टली। लेकिन प्रोडक्शन स्केल में अभी भी चुनौतियां हैं, जिससे कॉस्ट हाई रहता है। अच्छा, अब प्रोटीन आधारित पॉलीमर्स की बात करें। ये तो एडिबल पैकेजिंग तक ले जा रहे हैं, है ना? सही पकड़ा आपने। प्रोटीन बेस्ड पॉलीमर्स जैसे वे और सोय प्रोटीन पैकेजिंग को ऐसा रूप देते हैं कि वे एडिबल भी हो सकते हैं। दैट्स मतलब इंटरेस्टिंग। बिना कचरा छोड़े खाना भी पैक किया जा सकता है। वाह, ये तो बिल्कुल इनोवेटिव अप्रोच है। रैपिंग को एडिबल बनाना, वेस्ट एलिमिनेशन का ब्रेक थ्रू आइडिया। बिल्कुल। और ये पॉलीमर्स ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टीज़ में भी माहिर हैं, ताकि फूड आइटम्स ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहें, बिल्कुल जिससे सही। फूड वेस्ट भी काफ़ी कम होता है। अब बात होती है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज की। बिजनेसेस किस तरह से इन सस्टेनेबल मटेरियल्स को अडेप्ट कर सकते हैं? बिजनेसेस को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाना होगा। पहले पैकेजिंग ऑडिट, फिर एक प्रोडक्ट लाइन को टेस्ट करना, सप्लायर्स से सैंपल्स लेने और फाइनली फुल स्केल ट्रांजिशन हाँ, करना। ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन रिस्क और कॉस्ट दोनों को मैनेज करता है।
वैसे कंज्यूमर एजुकेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लोग समझें कि ये सस्टेनेबल पैकेजिंग उनके लिए क्यों बेहतर है। बिल्कुल, सरल मैसेजेस जैसे यह पैकेज 180 दिनों में डिग्रेड हो जाता है या प्लांट्स बेस्ड मटेरियल से बना है, ऐसे लेबल्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सही में मैम, ये भी ब्रांड लॉयल्टी और प्रीमियम प्राइसिंग को बूस्ट करता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस के मामले में तो सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, जैसे STMD 6400, N13432, TUV होम आदि, ताकि मिसलीडिंग क्लेम्स से बचा जा सके। बिल्कुल, कंप्लायंस एंड प्रॉपर लेबलिंग एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के साथ-साथ ब्रांड क्रेडिबिलिटी भी बनाए रखते हैं। बिल्कुल या फॉल्स क्लेम्स से ग्रीन वॉशिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, जिससे फाइन्स भी लग सकते हैं। अब कॉस्ट एनालिसिस और ROI की बात करें। कंपनियां कह रही हैं कि इनिशियल हायर कॉस्ट के बावजूद लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रॉफिटेबल साबित हो रहे हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरर्स ने बताया कि शॉर्ट टर्म में प्रीमियम प्राइसिंग पोटेंशियल के कारण कॉस्ट प्रीमियम 20 से 100% से धीरे-धीरे 10 से 30% हो रहा है। सही कहा। टैक्स इंसेंटिव्स और राइजिंग फॉसिल फ्यूल प्राइसेस ने भी इस ट्रांजिशन को फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बना दिया है। एक बात मुझे चुनौती देते हुए पूछना है, क्या इन पॉलीमर्स की स्केलेबिलिटी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है? सही कह रहे हैं, स्केलेबिलिटी एक चुनौतीपूर्ण पहलू है। उदाहरण के तौर पर एल्गी बेस्ड बायोपॉलिमर्स अभी बुटीक स्केल पर हैं, हाँ, पर जिससे आने इन्वेस्टमेंट वाले समय अपॉर्चुनिटीज में भी बड़ी हैं। ये भी मास मार्केट में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अडॉप्शन से हम न केवल एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, बल्कि सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल, ये इनोवेटिव मटेरियल्स पैकेजिंग वेस्ट की ग्लोबल क्राइसिस के समाधान का एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रेडिशनल प्लास्टिक की तुलना में ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट में जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। यही कारण एब्सोल्युटली या है कि मार्केट की ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी इतनी हाई हैं, $6 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन तक। वाह, बहुत ही इंस्पायरिंग। अंत में तो यह स्पष्ट है कि भविष्य का पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल होगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है। सही कहा आपने दोस्तों। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स न सिर्फ पैकेजिंग के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, बल्कि एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में हमारे लिए रेवोल्यूशनरी साबित होंगी। इससे बिल्कुल बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको नए सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बारे में इंसाइटफुल जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। साथ ही आइए हम सभी मिलकर अपने पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दें।